अरे सुषमा, तुम कहाँ भागी जा रही हो? यहाँ कितने काम है रसोई में? कुछ नहीं जीजी, बाहर मेहमान आए ना तो उन्हें चाय नाश्ता देने जा रही हूँ। अब मेहमानों का ख्याल तो घर के लोगों को ही रखना होगा ना, भाई साहब की साख में कमी नहीं होनी चाहिए। खैर, बात तो तुम्हारी सही है, लेकिन तुम चाय नाश्ता कराओगी तो रसोई कौन संभालेगा? मेहमानों को सर्व करने का काम मैं कर लूंगी। तुम यहाँ रसोई संभालो और ध्यान दो कि सब कुछ एकदम स्वादिष्ट बने। मई की तपती गर्मी में देवरानी सुषमा को रसोई में लगाकर लता ने नाश्ते की ट्रे उठाई और बाहर हॉल में आ गई। बधाई हो लता, भाई साहब की तरक्की की ढेरों शुभकामनाएं। थैंक यू बहन जी, आप ये स्नैक्स लीजिए ना, बहुत अच्छे बने हैं। हाँ लेते हैं। वैसे आज प्रमोशन की पार्टी में साड़ी तो बहुत जबरदस्त पहनी है आपने, लोकल मार्केट की तो नजर नहीं आ रही। अरे हाँ, स्पेशल साउथ इंडियन सिल्क है, पूरे 20,000 की है ये साड़ी। राकेश जी ने खास ऑर्डर देकर बनवाई है, इसका रंग भी एकदम यूनिक है। हाँ भाई, वो तो देखने से ही पता लग रहा है, मान गए भाई साहब की पसंद को। लता की सहेलियां उसके कपड़ों की तारीफ कर रही थी, लेकिन लता का ध्यान बार बार देवरानी की तरफ ही जा रहा था। आप लोग नाश्ता करिए ना, मैं जरा आती हूँ। सुनिए, मुझे ना बड़ी टेंशन हो रही है, कहीं आपका भाई और वो फटीचर सुषमा सबके सामने ना जाए, सारी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। क्या कहेंगे मेहमान, मुझसे तो जवाब देते ना बनेगा सच में। अरे क्यों चिंता करती हो, वो इधर नहीं आएगा, उसे मैंने बाहर के कामों में लगा कर रखा है। सेल में बिकने वाली 400 की साड़ी पहनकर आई है सुषमा। इतना भी ख्याल नहीं इन दोनों को कि बड़ा भाई अफसर है तो उसकी इज्जत की खातिर ही कुछ ढंग का हुलिया बनाकर आ जाए। जब देखो तब भिखारी की तरह बनकर चले आते हैं। आपको भी चैन नहीं है, कहा था मत बुलाओ उन दोनों को, लेकिन आप मेरी सुनते कहाँ है? तो क्यों बेकार में बहस कर रही हो? माना कि पैसा नहीं है उनके पास, लेकिन उनकी सादगी देखकर भी तुम्हारा मन नहीं पिघलता। दिल के सच्चे हैं वो लोग, और जैसे भी है हमारे परिवार का हिस्सा है। चुपचाप अपने काम में लगे हैं दोनों, छोड़ो ना तुम उन्हें, पार्टी पर ध्यान दो। आते हैं तो तुम्हारा काम ही तो हल्का करते हैं ना। क्या खाक पार्टी पर ध्यान दूं? पूरा टाइम तो मेरा ध्यान सुषमा पर ही है कि कहीं वो मेरी सहेलियों के सामने आकर मेरी इज्जत की किरकिरी ना करवा दे। मुझे ऐसा काम हल्का करवाने का ताना मत दीजिए। अरे 500,000 में तो ऐसे काम के लिए दर्जन भर लोग आकर खड़े हो जाते हैं। कहाँ मैं अपनी सहेलियों को अपनी 20,000 की साड़ी दिखा रही हूँ और कहाँ वो सुषमा चली आई है सस्ती सूती साड़ी पहनकर। लता अपनी धुन में बोलती जा रही थी। उसे ख्याल नहीं था कि पीछे चाय का कप लेकर खड़ी देवरानी ने सब सुन लिया है। ये लीजिए जीजी आपकी चाय। शाम के 6 बजे तक आप चाय नहीं पीती तो आपके सर से दर्द हो जाता ना, यही सोचकर मैं चाय का कप लेकर अंदर आ गई। माफ करना जीजी, आपकी बात सही है, हमें सोच समझकर आपके फंक्शन में आना चाहिए था। आपकी इतनी बड़ी पार्टी में हमारा क्या काम, अपनेपन के मोह में फंसकर चले आए थे हम, लेकिन आगे से गलती नहीं होगी। मैं चलती हूँ। और हाँ, फिक्र मत करना, मैंने किसी को नहीं बताया कि मैं आपकी देवरानी हूँ। कोई पूछे तो कह देना खाना बनाने के लिए किसी नौकरानी को रखा था। पर मुंह फट थी तो बीच से काम छोड़कर भाग गई। भरी आंखों से सुषमा जिठानी लता के आलीशान घर से बाहर निकल आई। बाहर उसका पति मिथिलेश पार्टी में आने वाले मेहमानों की गाड़ी की देखभाल कर रहा था। चलिए, घर चलने का समय हो गया। अरे नहीं, भैया ने मुझे जिम्मेदारी सौंपी है, ऐसे कैसे जा सकते हैं, अभी तो पार्टी खत्म भी नहीं हुई। आपको सच में कुछ समझ में नहीं आता, ये जानबूझकर नादान बनने का ढोंग करते हैं मेरे सामने। आंख खोलकर देखिए आपके साथ क्या हो रहा है। आपको घर के अंदर लाने लायक नहीं समझते, इसलिए गार्ड की तरह बाहर सड़क पर गाड़ी लगवाने का काम सौंप दिया। उन्होंने जानबूझकर आपको ऐसा काम दिया है ताकि उन्हें किसी मेहमान के सामने ये ना कहना पड़े कि हमारे जैसे गरीब उनके रिश्तेदार हैं। सब अपने कानों से सुनकर आ रही हूँ, अब कुछ सुनने को बाकी नहीं रहा। चलिए मेरे साथ, भगवान गरीबी नाम का रोग किसी दुश्मन को भी ना लगाए। सुषमा का गुस्सा आज आसमान पार कर रहा था, लेकिन ये शायद गुस्सा नहीं, उसका दुख था, शिकायत थी भगवान से। सुषमा और मिथिलेश घर पहुंचे तो उनके बच्चे उन्हें देखकर चौंक गए। क्या हुआ माँ, अब तो ताई जी की आ गई थी, इतनी परेशान क्यों नजर आ रही हैं? तबीयत तो ठीक है ना आपकी? रात में रुकने वाली थी आप तो। तबीयत नहीं, किस्मत खराब है। गरीबी दी तो दी, लेकिन अमीर लोगों का रिश्तेदार बनाकर जो अन्याय किया है ना भगवान ने हमारे साथ, उसके लिए मैं उस ऊपर वाले को कभी माफ नहीं करूंगी। लेकिन अब बस बहुत रो लिया किस्मत और गरीबी का रोना। अब हमारी किस्मत तुम दोनों के हाथ में है बेटा। तुम दोनों को पढ़ लिख कर इतना नाम कमाना है कि उस शौहरत के आगे हम अपनी गरीबी और बुरे दिनों को भूल जाए। इतनी मेहनत करो कि हमारे माथे से ये गरीबी का दाग मिट जाए। अब चिंता मत करो माँ,
मेहनत मजदूरी करके भी पापा ने कभी हमारी पढ़ाई पर आंच नहीं आने दी। आप लोगों का त्याग यूं ही जाया नहीं जाएगा, हम कुछ बनकर दिखाएंगे। भैया ठीक कह रहे हैं, अपनी किस्मत अब हम खुद लिखेंगे। दूसरी तरफ सुषमा की ननद कमला बड़ी भाभी लता को फोन लगाती है। अरे भाभी क्या हुआ, आपकी कोई कहा सुनी हो गई क्या सुषमा भाभी के साथ? क्यों, कुछ हुआ है क्या? जरूर मेरी बुराई कर रही होगी, अपनी औकात दिखाने से बात थोड़ी ना आएगी वो। अरे नहीं, कल मुझे बाजार में मिल गई थी, मैंने आपकी पार्टी के बारे में पूछा तो उनका तो चेहरा ही उतर गया, बिना कुछ बोले रास्ता बदल कर निकल गई। अरे चेहरा उतरता है तो उतर जाने दो, अब मैंने क्या उसके चेहरे का ठेका ले रखा है? अरे रिश्तेदार होने के नाते झूठे मुंह ऐसे ही कह दिया था पार्टी में आने के लिए, लेकिन ये दोनों पति पत्नी तो मुफ्त की दावत उड़ाने के लिए हमेशा तैयार बैठे रहते हैं। एक बार कहने से ही समय से पहले घर पहुंच गए। अब आप ही बताओ, मेरी काम वाली भी सुषमा से अच्छी साड़ी पहनकर आती है, किस मुंह से मेहमानों के सामने उसका परिचय करवाती? बस यही बात उसके कानों में पड़ गई तो मुंह फुलाकर निकल गई हमारे यहाँ से। अरे अब जाती है तो जाए, हमारा क्या नुकसान हुआ? नुकसान तो उसी का है। हमारे यहाँ आती है तो पूरा गट्ठर बांध कर कपड़े साड़ी चादर सब देती हूँ मैं भी देखती हूँ मेरी उतरन के बिना कैसे गुजारा चलता है इन लोगों का। जब तक भाई साहब हाथ में 1000-2000 का नोट रख देते हैं ना, तब तो बहुत अच्छे लगते हैं। इस बार थोड़ी सी सच्ची बात क्या कह दी, गुरूर को ठेस आसमान पर पहुंच गया दोनों का। सही कहा भाभी आपने, जेबें खाली है लेकिन फिर भी तेवर है कि ढीला होने का नाम नहीं लेता। ठीक ही किया, उन्हें उनकी जगह दिखा दी, जैसे कुछ तैसा। ठीक है, मैं फोन रखती हूँ। सामान्य दिखने वाली इस कहानी में असामान्य मोड़ आता है, और जैसे कि सुषमा के दोनों बच्चों ने वादा किया था, उसे निभाने के लिए उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी, दिन रात मेहनत की और आखिरकार 22 साल की सुधीर की नौकरी एक सरकारी बैंक में लग गई। बड़े भाई के बाद 2 साल के भीतर गुड़िया भी सरकारी टीचर बनकर माँ बाप के लिए खुशियों की सौगात ले आई। बहुत दुख देखे हैं हमने, कैसे कैसे दिन नहीं बीते, लेकिन देखो कहते हैं ना, दुख के बाद सुख जरूर आता है। आज मैं गर्व से सीना तान कर चलती हूँ और आंखें ऊंची करके कह सकती हूँ कि मेरे दोनों बच्चों ने नाम रोशन किया है हमारा। बच्चों की अच्छी नौकरी लगने के बाद सुषमा और मिथिलेश के दिन बदलने लगे। रहन सहन पहनावा धीरे धीरे सब बदलने लगा। पैसा आया तो रूठे हुए रिश्तेदार भी करीब आने लगे। सुनते हैं, गांव से आपके दूर के रिश्ते की बुआ का फोन आया था, सुधीर की नौकरी की बधाई दे रही थी और कह रही थी उनकी पोती की शादी है, हम लोगों को जरूर पहुंचना है। क्या कहते हैं आप? क्या कहा? इतने सालों बाद बुआ जी का फोन आया? अरे भाई, इतने प्यार से हमें बुलाया है तो क्यों ना जाए, और वैसे भी अपने लोगों में उठना बैठना किसे पसंद नहीं होता। पति के चेहरे की चमक देखकर सुषमा भी शादी में जाने के लिए तैयार हो जाती है। उसी शादी में सुषमा की जिठानी लता का भी आना हुआ था, लेकिन जब उसने देखा कि गरीब सुषमा के समाज में अब इज्जत मान सम्मान मिलने लगा है, तो वो अजीब सी जलन से भर गई। अरे भाई सुषमा, कौन सी नौकरी पर लगा है सुधीर, पैसे बांटता है क्या? अरे नहीं, मैनेजर है, अभी परीक्षा पास करके लगा है। अच्छा मैं जरा आती हूँ। देख रही हो बुआ जी इसके तेवर है तो मेरी देवरानी, लेकिन जीवन भर से शर्मिंदगी की वजह बनी हुई है। कल तक हमारा दिया उतरन और बासी खाकर जी रही थी, आज बड़ी बड़ी बातें बना रही है। आई बड़ी मैनेजर की अम्मा। कल तक कोई इसे अपने पास बिठाना नहीं चाहता था, देखो 2 घड़ी टिक कर किसी से बात करने को राजी नहीं है। भाव कैसे खा रही है, जैसे पूरी पार्टी में लोग उसे ही देखने आए हैं। ऐसा है क्या? मुझे तो पता ही नहीं था कि ये इतनी घमंडी है, मुझे तो लगा सरल स्वभाव की है ये। पता होता तो मैं इसे बुलाती ही क्यों। अरे बुआ जी, आपको मुझसे पूछ लेना चाहिए था ना, हमारा तो बरसों पुराना नाता है। अरे जब हमारा खाकर हमें भूल गए ये लोग, तो देखो कैसे तनकर चल रही है मेरे आगे। माना दौलत आ गई, लेकिन क्या दौलत के आगे रिश्ता छोटा हो गया? ठीक ही तो कहते हैं, जब नई नई दौलत आती है ना, तो आदमी में ऐसे ही घमंड बढ़ जाता है। हमें देख लो, शुरू से ही सरकारी नौकरी में है राकेश जी, लेकिन हमने कभी घमंड किया? अरे भाई, अमीर गरीब हर रिश्तेदार से बनाकर रखी, लेकिन उन्होंने देखो क्या किया। अरे भाई, अपनों के लिए समय तो निकालना ही पड़ता है ना। लता जी की बातें सुनकर बुआ जी के मन में भी सुषमा को लेकर गलत धारणा बन गई थी। कुछ दिनों के बाद किसी और रिश्तेदार के यहाँ सगाई का कार्यक्रम था। सगाई वाले घर में जोर शोर से तैयारियां चल रही थी। गांव के बड़े बड़े लोग आए हुए थे। तभी बाहर एक चमचमाती कार आकर रुकी। उसमें से सुधीर उतरा। सलीकेदार कपड़े,
आंखों में आत्मविश्वास और चेहरे पर वही सादगी। उसे देखकर लोग आपस में कानाफूसी करने लगे। अरे यही है क्या सुषमा का बेटा, बैंक मैनेजर? इतनी कम उम्र में सरकारी अफसर कैसे बन गया? अरे वाह भाई, किस्मत बदल दी लड़के ने माँ बाप की। उधर लता दूर खड़ी सब सुन रही थी। चेहरे पर मुस्कान थी लेकिन दिल में जलन धधक रही थी। तभी सुधीर सीधे बुआ जी के पास गया। प्रणाम बुआ जी, कैसी हैं आप? कोई सेवा हो तो जरूर बताइएगा। खुश रहो बेटा, खूब नाम कमाओ। न जाने कौन मुई कह रही थी नौकरी का घमंड आ गया है सुधीर में, लेकिन देखो तो तू तो बड़ा सरल स्वभाव का है। आपका आशीर्वाद है बुआ जी। मिथिलेश भाई, सच कहूँ तो पूरे गांव को आप पर गर्व है। गरीबी में भी बच्चों को इतना पढ़ाया, उन्हें सही गलत का अंतर बताया। मिथिलेश की आंखें भर आई, लेकिन ये सब सुनकर लता का चेहरा उतरने लगा। एक नौकरी क्या लग गई लड़के की, खुद को कलेक्टर की अम्मा समझ रही है। मैंने भी सबकी नजर में गिरा ना दिया तो मेरा नाम लता नहीं। कुछ देर बाद खाने का समय हुआ। लता अपनी सहेलियों के साथ बैठी थी। तभी एक औरत बोली, अरे लता जी, आपकी देवरानी कहाँ है? उनसे मिलना था। आप उन्हें किटी भी ज्वाइन करवाइए ना, आपकी बात टाल नहीं पाएंगे। वैसे भी अब तो सोसाइटी में उनका अच्छा स्टेटस हो गया है। हाँ सच में, इतने संघर्ष के बाद बच्चों को यहाँ तक पहुँचाना आसान नहीं होता। लता ने जबरदस्ती मुस्कुराते हुए कहा, हाँ मैं बात करती हूँ। वैसे सिर्फ बच्चों की नौकरी लगने से इंसान के अंदर क्लास नहीं आता। कपड़े देखे उसके कैसे पहनती है। अब उसकी भी गलती नहीं है, मेरी उतरन पहनकर जीवन काटा है, कहाँ उसे फैशन की समझ आएगी। तभी सामने से सुषमा आई। वही लोग जो कभी उसे देखकर मुंह फेर लेते थे, आज कुर्सी छोड़कर उसे अपने पास बिठाने लगे। तेरी सुषमा भाभी इधर बैठिए। आप तो लग रहे हैं नाराज है अभी तक। कभी हमारे यहाँ भी आया कीजिए, और गुड़िया को कहिए ना मेरी स्वीटी को भी कुछ बताए कैसे लगी उसकी नौकरी। लता जो बहुत देर से मेहमानों को उसके साथ बातें करते देख रही थी, अचानक उसका ध्यान सुषमा की साड़ी पर गया। आज भी उसने 1000-2000 से ज्यादा की साड़ी नहीं पहनी थी, लेकिन किसी का ध्यान उसकी साड़ी पर नहीं था। उसे याद आने लगा वही सुषमा जिसे उसने नौकरानी कहा था, जिसकी साड़ी पर हंसी उड़ाई थी, जिसे अपने मेहमानों से छिपा कर रखा था। आज उसी सुषमा की इज्जत उसके अपने मान सम्मान से बड़ी हो गई थी। तभी बुआ जी ने माहौल देखकर पलटी मार दी। अरे सुषमा बहू, तुम तो बहुत भाग्यशाली निकली। सच में बच्चों ने नाम रोशन कर दिया। नहीं बुआ जी, भाग्यशाली नहीं, कुछ अपनों ने ही एहसास दिलाया कि दुनिया में गरीब रहना बड़ा अभिशाप है। सिर्फ प्यार और अपनेपन से दुनिया नहीं चलती, यहाँ जेब में पैसा होना भी जरूरी है। सुषमा की बात सीधे लता के दिल में जाकर लगी, क्योंकि वो जानती थी सुषमा उसी की बात कर रही है। तभी एक रिश्तेदार ने हंसते हुए कहा, सच कहे तो गरीब आदमी जब गरीब रहता है तब लोग उसे दया से देखते हैं, लेकिन वही गरीब थोड़ा ऊपर उठ जाए ना तो रिश्तेदारों को ही सबसे ज्यादा तकलीफ होती है। पूरा माहौल कुछ सेकंड के लिए शांत हो गया। लता ने नजरें झुका ली। उधर सुषमा अपने पति मिथिलेश के साथ खाना खा रही थी। सुनो सुषमा, आज पहली बार लग रहा है कि हमारी थाली में रखा रखा सूखा पराठा बड़ा हो गया है। नहीं जी, पराठा पहले भी उतना ही बड़ा था, बस लोगों की नजर छोटी थी। आप उनकी चिंता करना छोड़िए। लोगों का क्या है, कुछ न कुछ तो कहते ही रहते हैं। अरे शर्मा साहब, इधर आइए, आपको अपने बेटे से मिलवाता हूँ। ये रहे हमारे छोटे बेटे अमित, इंजीनियर है, अभी कल ही अमेरिका से आए हैं। वाह, बहुत बढ़िया, बहुत खूब। और ये है हमारे बेटे विनोद, प्रोफेसर है यूनिवर्सिटी में। बहुत अच्छी बात है भाई साहब, आपके सभी बच्चे इतने पढ़े लिखे और अच्छे पोस्ट में हैं। ये वाकई में ही गर्व वाली बात है। बात तो आपकी 100% सही है मिश्रा जी। बच्चे पढ़ लिख कर कुछ अलग कर ले तो माँ बाप का सीना गर्व से चौड़ा ही हो जाता है। इसलिए तो भाई साहब ने इस खुशी को सेलिब्रेट करने के लिए इतनी बड़ी पार्टी रखी है। भाई इनके तो सभी बच्चे सेट हो गए, अब इन्हें किस बात की चिंता। पास खड़ा राजू हल्की मुस्कान देता है, उम्मीद करता है कि अब उसका भी नाम आएगा, पर ससुर जी उसे इग्नोर करके आगे बढ़ जाते हैं। तो चलिए सब लोग आज के इस खुशी के मौके को सेलिब्रेट करते हैं। हंसी तालियां। राजू की तरफ किसी का ध्यान नहीं रहता। सुने तो तुम्हारे पापा ने मेरा नाम नहीं लिया, वो शायद मुझे सभी से मिलवाना भूल गए, या फिर उन्होंने ऐसा जानबूझकर किया। नहीं राजू, वो जानबूझकर ऐसा क्यों करेंगे, वो तो क्या सुनीता, तुम खुलकर बता सकती हो। तुम्हारा संकोच देखकर तो लगता है कि ये जानबूझकर किया गया है।
ताकि लोगों को मेरे बिजनेस के बारे में ना बताना पड़े। राजू, तुम जो सोच रहे हो ऐसी बात नहीं है, तुम फिजूल में बातों को खींच रहे हो। तुम कहती हो तो मान लेता हूँ, लेकिन मुझे तो लगता है तुम्हारे पापा जी मेरे बिजनेस के बारे में किसी को नहीं बताना चाहते। सुनीता चुप रह जाती है। पीछे से कुछ रिश्तेदारों की फुसफुसाहट सुनाई देती है। अरे ये तो सुनीता का पति है ना, मैंने सुना है इसकी चौक पर पान की दुकान है। हाँ हाँ बहन, वही है, सही सुना है, बहुत कमाता है, मगर क्या फायदा इसी कमाई का, कहलाएगा तो पान वाला ही। अरे मैंने तो सुना है सुनीता के दादाजी ने ये शादी जिद में आकर करा दी थी, वरना कौन देता अपनी बेटी पढ़ी लिखी बेटी का हाथ एक पान वाले के हाथ में। राजू ये सब सुन लेता है, उसका चेहरा उतर जाता है। तो ये है इन सब का असली चेहरा, जहाँ केवल डिग्री की इज्जत है, मेहनत की कोई पूछ नहीं। राजू धीरे उठता है, अपना कोट सीधा करता है और बाहर निकलने की कोशिश करता है। राजू कहाँ जा रहे हो? अभी तो पार्टी खत्म ही नहीं हुई है, अभी तो सभी बैठे हैं। सुनीता, मुझे लगता है मेरे यहाँ से जाना ठीक रहेगा। वैसे भी कहते हैं ना, जहाँ खुद की इज्जत ना हो वहाँ ज्यादा देर रुकना ठीक नहीं होता। तुम बोल क्या रहे हो? मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। तभी ससुर कमलकांत नोटिस करते हैं कि राजू जा रहा है। अरे राजू बेटा, कहाँ चले? अभी तो पार्टी शुरू हुई है, बैठो एंजॉय करो, लोगों से मिलो जुलो, थोड़ी जान पहचान बढ़ाओ। जी बाबा जी सही बोल रहे हैं, लेकिन जान पहचान के लिए लोगों को जाना भी तो जरूरी है। एक्चुअली मुझे कुछ जरूरी काम याद आ गया है, तो मुझे दुकान पर जाना होगा। अरे छोड़ो ना, काम काम तो होता रहता है। आज घर परिवार की खुशी का दिन है, साथ में इसको सेलिब्रेट करते हैं। ससुर जी, ये खुशी तो उन लोगों के लिए है जिन्हें इज्जत मिली है, मेरे लिए तो ये बस शोर है। पूरा हॉल कुछ पल के लिए चुप हो जाता है, सभी निगाहें राजू पर। अरे जीजा जी, क्या हुआ? किस बात का बुरा मान गए? किसी ने मजाक में कुछ बोल दिया है क्या? अरे भाई, आपसे तो मजाक का रिश्ता ठहरा, बताइए ना क्या हुआ? अमित, मजाक तब तक अच्छा लगता है जब तक वो इज्जत की कीमत पर ना हो। विनोद आगे आता है। जीजा जी, क्या हुआ? किसी ने कुछ बोल दिया है क्या? यहाँ तो सभी अपने ही हैं, अगर किसी ने कुछ बोला भी है तो अपना समझकर भूल जाइए। आप तो छोटी छोटी बातों को दिल पर लगा के ले जा रहे हैं। बात तो आपकी सही है विनोद भैया, लेकिन जब बात की वजह से इंसान का व्यक्तित्व और असलियत दिखाई देने लगे तो। ससुर जी की आवाज थोड़ी भारी हो जाती है। राजू, तुम समझते नहीं, हम तुम्हें परिवार का हिस्सा मानते हैं। अगर तुम आज ऐसे चले जाओगे तो लोग क्या कहेंगे? पिताजी, सच सच बताइएगा, आप जो बोल रहे हैं वैसा क्या मानते भी हैं? और अगर वास्तव में ऐसा होता तो आज आप मेरा परिचय करवाने में सोचते नहीं। आपके लिए मैं शर्म का कारण नहीं बल्कि गर्व का बनता। सासू माँ सुनंदा आगे बढ़कर बात संभालने की कोशिश करती है। अरे छोड़ो ना बेटा, लोगों का क्या है, कहने को तो कुछ भी कह देंगे, तुम्हें तो हमसे मतलब होना चाहिए। मम्मी जी, वही तो बात है, लोगों की बातों से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जब अपनों की नजर में इज्जत ना दिखे तो बहुत बुरा लगता है। थोड़ी देर सन्नाटा, पार्टी का माहौल एकदम ठंडा पड़ जाता है। मम्मी जी बुरा मत मानिएगा, लेकिन आप सभी से एक बात कहे बिना जाना सही नहीं लग रहा। मैं पान जरूर बेचता रहा हूँ, पर रिश्ते नहीं, अपनी मेहनत से कमाता हूँ, किसी के आगे झुककर नहीं। वो दरवाजे की तरफ बढ़ता है। सुनीता की आंखों में से आंसू आ जाते हैं। राजू प्लीज मत जाओ। सुनीता, कभी कभी इंसान को कठोर फैसला लेना पड़ता है ताकि लोगों को अपने होने की कीमत समझा सके। राजू घर के बाहर निकल जाता है। पीछे सन्नाटा। कमलकांत जी एकदम गंभीर होकर खड़े रह जाते हैं। हमने तो सोचा था शांति से सब हो जाएगा, लेकिन इसे यहाँ भी हमारा तमाशा बनाना था। खैर, अच्छा हुआ जो चला गया। सुनीता, मैं आज के बाद तुम्हारे घर नहीं आऊंगा। क्यों राजू, ऐसा क्या हो गया? वहां मैं तुम्हारा पति या फिर उस घर का दामाद नहीं रहता, बल्कि एक पान वाला बनकर रह जाता हूँ। राजू जी, सबकी अपनी सोच होती है, मेरे घर वाले ऐसे नहीं हैं जैसा आप समझ रहे हैं। अगर मैं तुम्हारी बात मान भी लूँ तो मुझे बस इतना बता दो कि आज जब पापा जी सबका परिचय करा रहे थे तो उन्होंने मुझे क्यों नहीं शामिल किया? बाकी सबका परिचय कराया, मेरा नहीं। इसको मैं क्या समझूं? सच बताऊं तो मुझे लगता है वो थोड़ा झिझक गए होंगे। एक्चुअली मेरे रिश्तेदारों में सभी पढ़े लिखे या अच्छी पोस्ट में हैं, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर। और मैं, क्या मेरी कोई पहचान नहीं है? क्या मेहनत करने वाले इंसान का कोई मोल नहीं? क्या सब कुछ ऊंचा ओहदा और डिग्री है? मैं आपकी बात समझती हूँ, पर ये मेरे घर वाले नहीं समझते। समझाना तो पड़ेगा सुनीता, जब मुझे अपने काम से शर्म नहीं आती तो लोगों को क्यों फर्क पड़ा है? मेरे लिए मेरा काम ही मेरा भगवान है, और अगर किसी ने उसके बारे में कुछ कहा तो मुझे ठेस पहुंचेगी ना। मैं आपकी तकलीफ समझ सकती हूँ, पर मैं कुछ नहीं कर सकती। मैं कभी नहीं चाहूंगा कि मेरी वजह से तुम अपने मायके में किसी को कुछ कहो, लेकिन हाँ,
अब मैं यहाँ कदम तक नहीं रखूंगा जहाँ मेरी इज्जत ना हो। आप कहो तो मैं पापा जी से बात करूं? रहने दो, बात तब तक की जाती है जब कोई सुनने वाला तैयार हो। दिल तो उनका भी दुखा होगा राजू। दिल तब दुखता है जब इंसान दूसरे को अपने बराबर समझे। वहां तो मुझे नीचे दिखाना सबकी आदत है। राजू मैं तुम्हारी फीलिंग्स समझती हूँ। सुनीता तुम परेशान ना हो, जल्दी ही उन्हें समझ आएगा कि वो कौन क्या है। राजू जी आप शांत हो जाइए, वो घर मेरा है, वहाँ के लोग और उनकी सोच मैं जानती हूँ, वो कभी नहीं बदलेगी। वक्त सब बदल देता है, बस किसी को पहला कदम उठाना होगा। मैं कोशिश करूंगी कि सब तुम्हें समझे। तुम जो चाह कर सकती हो, लेकिन अब मैं खुद को समझा चुका हूँ। आपको पता है मेरे घर में सब ऊंचे ओहदों पर है, इसलिए सबको लगता है कि पान की दुकान चलाना शर्म की बात है। वो सभी अपनी जगह सही हो सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि मेहनत करना अपने आप में गर्व की बात है, चाहे वो मेहनत पान बेचकर की गई हो या जॉब करके। छोड़िए ये सब बातें, आप हाथ मुंह धो लीजिए, तब तक मैं आपके लिए मस्त सी अदरक वाली चाय बनाती हूँ, आपका मूड सही हो जाएगा। तुम्हें सब पता है कि मेरा मूड कैसे ठीक करना है। भगवान ने मुझे तुम्हारा साथ देकर मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है। मुझे भी ऐसा ही लगता है राजू जी, पूरी दुनिया भी अगर आपका साथ छोड़ दे फिर भी मैं आपके साथ ही रहूंगी। अच्छा चलो जल्दी से चाय बना लो, फिर हम घूमने चलेंगे, बाकी बातें वक्त पर छोड़ दो। हाँ शायद वक्त ही उन्हें सब सिखाएगा। हाँ वक्त ही सिखाएगा कि इज्जत काम से नहीं इंसान के व्यक्तित्व से होती है। मुझे तो बस तुम्हारा साथ चाहिए, बाकी तो ये लड़ाई मैं खुद लड़ सकता हूँ। देखा हमारा दामाद कैसा निकल गया, बिना किसी से मिले हुए कुछ कहे चला गया। अरे काम ही ऐसा करता है तो सोच भी तो वैसे ही होगी ना। सच कहा, आखिर पान वाला ही तो है, पढ़े लिखों के बीच में वैसे भी क्या बात करेगा। आज कमलकांत जी ने उसे मंच पर न बुलाकर सही किया। बुलाते तो क्या कहते, ये हमारे इकलौते दामाद है, चौक के राजू पान वाले। हाँ ये तो बड़ी शर्म की बात है, हमारी सुनीता ने तो मास्टर्स किया था और ऐसे लड़के से उसकी शादी करा दी। अरे दादाजी ने अपनी मर्जी थोपी थी सब पर, नहीं तो कौन अपनी पढ़ी लिखी बेटी को ऐसे घर में ब्याह देता है। अब सब भुगत रहे हैं ना पिताजी की जिद का नतीजा। तुम सब अपने जुबान बंद रखो। पर बाबूजी आप ही ने तो। हाँ मैंने ही कराई थी ये शादी, और आज भी कहता हूँ मैंने कुछ गलत नहीं किया। पर बाबूजी वो पान बेचता है। हाँ बेचता है, अपनी मेहनत से कमाता है, चोरी नहीं करता। सुनीता तो पढ़ी लिखी थी, उसकी किसी ऑफिसर से शादी करा सकते थे। क्या गारंटी कि ऑफिसर सही निकलता? अगर शराबी अय्याश निकल जाता तो क्या करते तब? इज्जत सिर्फ पढ़ाई से नहीं कर्म से मिलती है। मगर लोग तो हंस रहे हैं ना, पहले वाला जमाना नहीं रहा, सभी हम पर हंस रहे हैं। हंसने दो, जो खुद मेहनत नहीं करते वही दूसरों के काम पर हंसते हैं। जमाना कभी नहीं बदलता, अच्छाई और मेहनत की कीमत आज भी वही है जो कल थी। पर पिताजी आप माने या ना माने, लोगों को बुरा लगता है। लोगों को नहीं, तुम्हें बुरा लगता है, क्योंकि तुम्हें अपनी बेटी के पति के काम से शर्म आती है। तो आप कहना क्या चाहते हैं कि पान की दुकान चलाना बड़ा काम है? कोई भी छोटा काम या बड़ा नहीं होता, बस ईमानदारी और सच्चाई का होना जरूरी है। मैंने ये शादी बहुत सोच समझ कर कराई है, और जहाँ तक कि लोगों का सवाल है, लोग कल भी कुछ कहते थे, आज भी कुछ कहेंगे और आगे भी कहते रहेंगे। हमें तय करना है कि हम उनकी बातों को कितना अहमियत देते हैं। आप बहुत बदल गए हैं बाबूजी। तुम सब नादान हो, ये बदलाव नहीं तजुर्बा है, और इस तजुर्बे से मैंने यही सीखा है कि इंसान का मूल्य उसके कपड़ों या काम से नहीं, उसके दिल से होता है। आपको लगता है वो लड़का अच्छा है? हाँ बहुत अच्छा है, उसकी आंखों में सच्चाई है और हाथों में मेहनत की लकीरें हैं। अच्छा सुन ली तुम लोगों ने सबकी बकवास, अब तुम सब सो जाओ और मुझे आराम करने दो। समय गुजरता है और एक दिन मम्मी मैं आज पिया के घर गई थी, वहाँ पीयूष मिला और उसकी बहनें भी थी, सब बहुत खुश थे। अच्छा कैसी है उसकी तबीयत? सब ठीक है, पर मम्मी मासी ने बातों बातों में कुछ ऐसा कहा जिससे मैं चुप रह गई। क्या कहा उसने? बोल रही थी कि मेरी शादी एक पान वाले से क्यों करवा दी गई, कोई और नहीं मिला था क्या? उसने ऐसा कहा? हाँ मम्मी, और हंसकर बोल रही थी उसकी तो दुकान भी अजीब है, पान की जगह पर चूड़ी, रुमाल, बीड़ी सब रखी होती है। मुझे तो शर्म आती है सोचकर कि मेरी बहन का दामाद एक पान वाला है। बेटा उसे समझ नहीं है, जब किसी की आंखों पर दिखावे की पट्टी बंधी हो ना तो मेहनत की कीमत नजर नहीं आती। पर मम्मी मुझे भी कभी कभी बुरा लगता है जब सब अपने अपने पतियों की बातें करते हैं, कोई डॉक्टर है, कोई बैंक मैनेजर, कोई इंजीनियर, और मेरा पति एक पान वाला। तू भी वही सोचने लगी? नहीं मम्मी, बस दिल दुखता है, सब पूछते हैं सुनीता तेरे पति क्या करते हैं, और मैं जवाब देने से पहले रुक जाती हूँ।
बेटा, तेरे पापा ने जब तेरी शादी की थी तब हालात बहुत खराब थे। दादाजी की तबीयत बहुत बिगड़ चुकी थी। लेकिन मम्मी किसी पान वाले से ही शादी क्यों? वो मेहनती था, उस वक्त पैसों की बहुत तंगी थी। शादी का सारा खर्चा दादाजी ने उठाया था। और तू जानती है ना उस वक्त तेरी मासी के पति की हालत कितनी खराब थी? हाँ, सुना था। वही वजह थी दादाजी ने जल्दी से ये रिश्ता तय कर दिया। उन्होंने कहा था ये लड़का भले ही पान बेचता है मगर ईमान से कमाता है, कभी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाएगा। पर मम्मी, दादाजी ने मेरी राय क्यों नहीं ली? उस वक्त उनके सामने बोलने की हिम्मत किसे थी? दादाजी की बात ही आखिरी होती थी। उन्होंने कहा जब तक सुनीता की शादी उस लड़के से नहीं होगी मैं अपना इलाज नहीं करवाऊंगा। और फिर सब चुप हो गए। उन्हें अपनी खुशी मेरी जिंदगी की कीमत पर चाहिए थी। नहीं बेटा, उस वक्त जो ठीक लगा वही किया। हालात ने सोचने की मोहलत ही नहीं थी। मम्मी, मुझे याद है उस दिन आपने भी कुछ नहीं कहा था, बस आपके आंसू बह रहे थे। क्या कहती बेटा? दादाजी अस्पताल में थे, घर में कर्ज था और सब उम्मीदें उसी एक लड़के से जुड़ी थी। वो वक्त सच में बहुत मुश्किल रहा होगा। हाँ, पर अब वक्त बदल गया है। अब तू भी समझदार है। तेरे पति भले पान बेचते हो पर वो रोज इज्जत कमाकर घर लौटते हैं। मुझे अब समझ में आता है मम्मी, शायद दादाजी गलत नहीं थे। वो जान गए थे कि पैसा सब कुछ नहीं होता, इंसानियत सबसे बड़ी होती है। हाँ बेटा, यही तो उनकी सोच थी। वो कहते थे काम बड़ा या छोटा नहीं होता, मन बड़ा होना चाहिए। मगर मम्मी, मासी की बातें मुझे बहुत चुभी। लोग हमेशा दूसरों की जिंदगी में झांकना आसान समझते हैं, पर किसी के जूते में चलकर देखो तब पता चलेगा कि रास्ता कितना मुश्किल होता है। अच्छा मम्मी, छोड़ो वो सब पुरानी बातें, रहने दो। एक बात बतानी थी, हमारे पास एक बहुत बड़ा इनविटेशन आया है। इनविटेशन? कहाँ और किसका? पता है मम्मी, शहर में जो बड़ी पार्टी होती है ना, जहाँ बड़े बड़े लोग आते हैं, वहीं कार्ड घर पर आया था। राजू ने खुद लाकर दिया और कहा अच्छे से तैयार होकर आ जाना, इस बार हमें भी बुलाया गया है। क्या कह रही है तू? वो तो बहुत बड़ी पार्टी होती है, उसमें तो मंत्री, एमएलए, यहाँ तक कि सीएम भी आते हैं। हाँ मम्मी, मेरी फ्रेंड कह रही थी अगले हफ्ते जो पार्टी है उसमें सीएम साहब भी आने वाले हैं। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि वहाँ की हमें भी बुलाया है। बेटा, किस्मत बदलते थे नहीं लगती। मेहनत करने वालों को भगवान हमेशा पहचान दिलाता है। लेकिन मम्मी, अगर वहाँ किसी ने कुछ कहा तो? कोई जो भी कहे, जो भी सोचे, तो शांत रहना। आज तू उस आदमी के साथ जा रही है, उसने अपनी मेहनत से इनाम कमाया है। हाँ मम्मी, अब मैं शर्म नहीं गर्व से सिर ऊंचा रखूंगी। अरे ये तो सुनीता लग रही है, ये पान वाले की बीवी है ना? हाँ वही है। यहाँ कैसे आ गई इस लेवल की पार्टी में? शायद गलती से बुलावा चला गया होगा। इनके इस यहाँ आने का तो सवाल ही नहीं। श्रीमान राजू पानवाला जी, सीएम साहब आपको बुला रहे हैं। सन्नाटा छा जाता है, सबकी नजरें इधर उधर मुड़ जाती हैं। सीएम मुस्कुराते हुए आगे बढ़ते हैं। ये शहर के ही नहीं, देश के मशहूर राजू पान वाले हैं। प्रणाम सर। अरे नहीं, प्रणाम मत कीजिए, आपके पान के तो विदेशों तक चर्चे हैं। मैंने खुद लंदन में देखा था, राजू पान वाला इंडियन हेरिटेज टेस्ट के नाम से स्टॉल लगा था। सब ऊपर वाले की कृपा है सर। मैंने तो बस अपनी मिट्टी का स्वाद दुनिया तक पहुंचाने की कोशिश की। कोशिश नहीं, कमाल कर दिया आपने। आज देश में बहुत डॉक्टर, इंजीनियर और अधिकारी है, पर आपके जैसे नवाचार करने वाले लोग बहुत कम हैं। धन्यवाद सर। हम तो बस सादगी से काम कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। सादगी से ही असली शोभा मिलती है। आइए मेरे साथ एक फोटो लीजिए। आपके साथ फोटो खिंचवाना मेरे लिए सम्मान की बात होगी। जी सर, मैं तो बस एक छोटा सा पान वाला हूँ। नहीं राजू जी, आप छोटे नहीं, असली भारत के चेहरे हैं जो जमीन से जुड़े हैं और देश को ऊंचाई तक ले जा रहे हैं। ये वही पान वाला है ना जिसे हम नीचा समझते थे? हाँ, और आज सीएम उसके साथ फोटो खिंचवा रहे हैं। सच में किस्मत किसे कहाँ पहुंचा दे, कहाँ नहीं जा सकता। राजू बेटा। अरे दादाजी आप यहाँ? बेटा, मैंने कहा था ना तू हीरा है, और हीरे की पहचान हर किसी को नहीं होती। दादाजी, आपने जब मेरा रिश्ता तय किया था सबने आपका बहुत मजाक उड़ाया था। हाँ सरिता, क्योंकि सबको डिग्री दिखती है, मुझे इंसानियत देखी। डॉक्टर, इंजीनियर तो सैकड़ों होते हैं, पर तेरे पति जैसा दिल बहुत कम लोगों का होता है। आप सही कह रहे दादाजी, आप सही थे दादाजी। आज सब आपकी बातें समझ गए होंगे। तेरे पति ने जो नाम कमाया है उससे तेरे घर की इज्जत तो बड़ी ही है। कितने लोगों का सिर शर्म से झुक गया है। अब सबकी समझ में आ गया होगा कि असली स्टेटस पैसों से नहीं, संस्कारों से होता है। थैंक यू दादाजी, आपने मेरे लिए जो प्रार्थना की थी आज वो पूरी हो गई है। नहीं सुनीता, ये सब तुम्हारे भरोसे और सब्र का फल है। अगर तुम मेरा साथ ना देती तो मैं यहाँ तक नहीं पहुँचता, और अगर आप मेहनत ना करती तो मैं सिर उठा नहीं पाती। आइए राजू जी, आपकी पत्नी के साथ एक फोटो हो जाए। आज देश की आपकी जैसी जोड़ी पर गर्व है। आज देश को आपकी जैसी जोड़ी पर गर्व है। जरूर सर। आज मेरी शादी सच में सफल हो गई।
बेटा अब तुम मान गई ना, तेरे दादा का फैसला तेरे हक में कितना सही था। तुम दोनों हमेशा यूं ही खुश रहो और आबाद रहो।